नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती का लिखा उपन्यास बादलों के घेरे। इससे पूर्व आपने मित्रों मरजानी उपन्यास सुना है। आज से बादलों के घेरे उपन्यास में शुरू कर रही हूँ। यह एक उपन्यासिका है, यानी छोटा उपन्यास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भोपाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने से पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी वहाँ पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर से चूक जाती हैं। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मन मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भूरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास घिर घिर जाते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देख कर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे बस में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केस जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था मेरे पास, सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था, उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात भर के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुका कर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती। गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। फूल धुले ताजे कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम के से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता। क्या मेरे बालों में सहला सहला कर सिहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है ये उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है? एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती और एक रात भुआली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवाई की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लगे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब उन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं, कहता हूँ मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और वहाँ के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को
तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ ठंडे मस्तक को अधरों से छू कर, ये सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मन्नो से मिलो, रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुंह से ये फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेलने सा लगने लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उल्हाने की सजा अपने को दे डाली। सब उठकर बाहर गए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गई। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समय लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि जब कभी बाहर 6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ। पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा। जैसा कहना चाहती हो तुम ये सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय, मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा समय बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छाती उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपैली हो जाती। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्ली ताल की ओर जा रहे थे। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा था। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ और फिर 2-4 पाल वाली नौकाएं एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीली चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आँखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ की घरवाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे घुघराले बाल, अनझपी पलके, पर बुआ कहती थी, बीमार है मन्नो, बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा को देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा, और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर आती वे 2 आँखें नहीं हैं, और उन 2 आँखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता,
कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर पड़ी कीमती फ्रेम में लगे सब परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखता सोचता रहा, बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष माह अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर ये सोचना मन के सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम में निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें, बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहेब। बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान हैं? नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहेब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़ों को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खा सकने की व्यवस्था पर उस खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा आज तो याद नहीं। बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुँह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज़, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर ख़त्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ तो उसके लिए ऐसा सा क्यों होता जा रहा हूँ। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों वाली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा, हाथ में कश्मीरी साल लिए मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, साइड स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे, इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो साल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी क्या? कुछ बोली नहीं। बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूँगी यहाँ रहकर? भुआली के इतने बड़े गांव के बाद ये छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग आज इतने वर्षों के बाद भी मैं बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द है, वही हंसी, वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया। अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाहों पर लटके कोट पर अटकी। पैदल जाऊंगी। घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। टैक्सी खड़ी थी, सामान लदा।
ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर कहा, कुछ और देर है साहिब। मन्नू ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला, घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहब। घुंघराली छां ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच में से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था ये नहीं मैं पढ़ पाया। वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा, कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दरवीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। बेपल अपनी कल्पना से आज भी लौटता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर थक थक कर जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा, बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि, हाथ मुंह धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ। जल्दी लौटोगे ना? चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदल कर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली, प्याला आगे कर दिया। बुआ बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा लगा किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश आंखें ऊपर उठाई। समझ गया बुआ चाहती है मैं कुछ नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और नहीं सुन सकी। गहरा लंबा सांस लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। जब रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी, उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, पर संकोच बस पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई। सब खाली था, न पर्दे न फर्नीचर न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई। बिस्तर पर पड़े पड़े भुवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी। रवि। मैं चौंका नहीं, ये बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही। बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रुंधे स्वर से कहा, रवि, तुम्हें नहीं उस लड़की को दुलराती हूँ। अब ये हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर रहता हूँ। बुआ, मुझे ही कौन रहना है? आज बरसों बाद भुवाली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ
उस रात मैं अपने लिए ये क्यों कह गया था। वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं, सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठी रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास से कहा, पागल हो गए हो रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो, मैं बरसों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ। ये नहीं कहूँगी अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ भी जितना भी था वह प्यार वह देखभाल सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिंग से आने के लिए राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डरकर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हो आए। रवि जिसे बचपन में मोहबस कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारे जैसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूँ डरती हूँ। बुआ से ये कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती नहीं, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं चेतावनी थी। रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया काटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा। जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा, अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों को ढेर देख कर ये नहीं लगा यही भुआली है। बस में सोचता आया था वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छाँव ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है। भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया, छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से देखा अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार आया। यहाँ लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं, ना सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, ना ये सोचता कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ, गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता, कम आवाज़ हो द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ यही पुराना नौकर है। घर में हैं? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ, मन्नो अब आ रही, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब ये सोचूंगा वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती, मैं अपने को रोक लेता, मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नों की ओर देखा। आश्चर्य में न था, न उत्कंठा थी, न उदासीनता, बस मन्नों की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गईं। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी। हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ। बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया। चिंता का यह सुनकर बिटिया जरा सा हंस दी,
फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बन आया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी साल लिए आई, कंधों पर उड़ाकर, जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब कुछ ठीक हुआ जाता। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम कुछ नहीं कह पाई, फिर कुछ सोच कर बोली, अम्मा पूछ देखो, पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पीना। मन्नू ने जैसे ना सुना हो न मुझे देखा हो, फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा तो लौटे न होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाकर देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसे बोली, मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है, न यहाँ से कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछताकर रह गया। मन्नू अंदर चली तो आप मैं भी साथ हो लिया। मन्नू अंदर चली तो आप मैं भी साथ हो लिया। कम्बल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ, मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी वहाँ तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका? उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा, यही बह रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मुंह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था। जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार मन्नू देखती तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला भाग लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। जय माँ भारती।